बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी ग्रामर से चैप्टर नंबर 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। इसके अंतर्गत मैंने फुल चैप्टर आपका वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करा दिया था। आइए आगे बढ़ेंगे, उस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। देखें, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, भाषा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, भाषा की परिभाषा लिखनी है, जो कि आपकी ही बुक में दी गई है। मैं पेज नंबर आपको दिखा दे रही हूँ, वहीं से आप लोग टिक कर लेंगे। वैसे भी अपने मन से भी आपको मालूम है कि भाषा क्या होती है। अपने विचारों या भावों को प्रकट करना, उसे हम भाषा कहते हैं। ठीक है ना। तो ये आपको लिखना है। मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि आंसर कहाँ से आपको लिखना है। तो देखिए बच्चों, पेज नंबर 5 है। वह साधन जिसके द्वारा हम लिखकर अथवा बोलकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं तथा दूसरों के विचार पढ़कर अथवा सुनकर विचारों को समझ सकते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 1। ठीक है, आंसर नंबर 1 आप यहाँ से और यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये डेफिनेशन हो गई। क्वेश्चन में था उदाहरण सहित लिखिए, तो आपने ये आंसर लिख लिया। आंसर नंबर 1 पूरी डेफिनेशन हो गई। तो उदाहरण से यहाँ ले लीजिएगा। यहाँ से उदाहरण, कुछ भाषाओं के उदाहरण आपको देने पड़ेंगे, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, चीनी, जर्मन, अरबी, उर्दू, फारसी आदि। ठीक है, ये उदाहरण हो गए। उदाहरण डाल के भाषा कहलाता है, और उसके बाद उदाहरण जैसे हिंदी, अंग्रेजी और ये डाल के उर्दू प्रमुख है। बस ऐसे करके बस यहाँ तक आपको लिख देना है। आगे बात समझ में? ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, विचारों या किसी दस्तावेज को सुरक्षित रखने के लिए भाषा का कौन सा रूप उत्तम होता है और क्यों? तो बात तो समझ में आ गई होगी आपको कि हमारे विचार या कोई दस्तावेज हैं, जो जानकारियां हैं बहुत ही आवश्यक, तो उनको सुरक्षित रखने के लिए भाषा के लिखित रूप का प्रयोग किया जाता है ना। और क्यों? क्योंकि वह नष्ट नहीं होती है। क्योंकि लिखित रूप जो होता है वो नष्ट नहीं होता है। मौखिक रूप से क्या होता है, किसी ने कोई मौखिक बात आपको बता दी, आपने सुन लिया, आप भूल गए। और लिखित में अगर आपने उसको सुरक्षित रख लिया है तो वो हमेशा रहेगी। आप एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करते रहेंगे अपने विचारों को। ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ आपको कहाँ से लिखना है। तो लिखित भाषा पे आइएगा, वहीं से लिखना है बच्चों। यहाँ से लिखेंगे, आंसर नंबर 2 यहीं से आप डाल देंगे। आंसर 2 यहीं मिलेगा आपको। ठीक है, भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव लिखकर प्रकट करता है, दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है, लिखित भाषा कहलाता है। भाषा के लिखित रूप द्वारा जानकारी को संजो कर रखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिएगा। भाषा के लिखित रूप द्वारा जानकारी को संजो कर रखा जा सकता है। ठीक, यहाँ तक आप लिख लेंगे। और थोड़ा सा आगे भी लिख लीजिए। पत्र, लेख, पुस्तक, कहानी, समाचार पत्र, पत्रिकाओं आदि में इसी भाषा का प्रयोग किया जाता है। रहने दीजिए, आप यहीं तक रखिए। थोड़ा कंफ्यूजन इसलिए है कि तुम लोग अपने मन से नहीं करोगे, मैं बता रही हूँ। देखिए, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि विचारों या किसी दस्तावेज को सुरक्षित रखने के लिए भाषा का कौन सा प्रयोग उत्तम होता है। तो कायदे से तो आंसर आप यहीं से लिखोगे कि विचारों या किसी दस्तावेज को सुरक्षित रखने के लिए भाषा का लिखित रूप उत्तम होता है। एक आंसर मिल गया। और क्यों? तो क्यों की जगह आपको लिखित भाषा से लेना पड़ेगा, यहाँ से लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि भाषा के लिखित रूप द्वारा जानकारी को संजोकर रखा जा सकता है। ठीक, अब आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा किस तरह से करेंगे आप इसको। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, मातृभाषा से आप क्या समझते हैं? तो जानते ही हैं, मदर टंग होती है मातृभाषा। तो बच्चा जिस परिवार में जन्म लेता है, वहाँ के जो लोग होते हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं, जो आपके जान पहचान वाले होते हैं या माँ बाप होते हैं, जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, वही हमारी मदर टंग होती है। लेकिन आप अपनी बुक से लिख लीजिएगा इसको भी। देखिए बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3, आंसर 3 है मातृभाषा। बच्चा जिस समाज में पलता बढ़ता है उसी की भाषा बोलने लगता है, उस भाषा को उसकी मातृभाषा कहा जाता है। ठीक है ना। यहाँ तक पूरा लिख लीजिएगा। हिंदी भाषी परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा प्रारंभ से ही हिंदी भाषा का प्रयोग करता है, तो उसकी मातृभाषा जो है वो हिंदी होगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको लिखना है।
अगला क्वेश्चन बच्चों देखिए, लिपि किसे कहते हैं, किन्हीं दो लिपियों के नाम बताइए। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर, देखिए बच्चों आंसर 4, ठीक है। मौखिक विचारों को लिख कर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को हम लिपि चिन्ह कहते हैं। प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग लिपि चिन्ह होते हैं, इन्हीं चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। इस प्रकार मुख से निकली हुई ध्वनियों को लिखने की विधि या चिन्ह को हम लिपि कहते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मेन डेफिनेशन है, चाहे तो आप केवल इतनी लिखें, ठीक है। मुख से निकली हुई ध्वनियों को लिखने की विधि या चिन्ह को लिपि कहते हैं, या मैंने जहाँ से टिक कराया है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, वहां से भी वो 1-1.5 लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये भी इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि किन्हीं दो लिपियों के नाम बताइए, तो कोई भी दो लिपि आप बता दीजिए। जैसे हिंदी की लिपि कौन सी है, इसी से लीजिएगा। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है, ठीक है ना, और मराठी की लिपि भी देवनागरी है, या अंग्रेजी की लिपि क्या है, रोमन है। तो इस तरह से आप लोग लिख देंगे। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती, कोई भी दो ले लीजिए एज योर विश। आप चाहे हिंदी या मराठी दो ले लीजिए या इंग्लिश वाला लिख दीजिएगा। तो ये ऐसी इस तरह से कंप्लीट करना है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, व्याकरण की परिभाषा तथा उसका महत्व लिखिए। ये भी अपनी बुक से लिखना है। यहाँ से देखिए व्याकरण की परिभाषा, यानी आंसर 5, व्याकरण की परिभाषा यहाँ से लिखेंगे आप, ठीक है। यहाँ से व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के बोलने, लिखने व पढ़ने के नियमों की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो आंसर यहीं से लिखेंगे, परिभाषा हेडिंग डालेंगे, परिभाषा लिख लेंगे, ठीक, यहाँ से यहाँ तक। फिर ये कहा गया है कि उसका महत्व क्या है, ठीक है। तो उसका महत्व यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से और यहाँ तक, ठीक, क्या महत्व है। व्याकरण के ज्ञान के बिना किसी भी भाषा के शुद्ध रूप व प्रयोग को नहीं समझा जा सकता है। व्याकरण में भाषा के वर्ण, शब्द, पद तथा वाक्य पर भी विचार किया जाता है, ठीक है। ये इसका महत्व हो गया। इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण के अंग तथा उनके कार्य बताइए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, व्याकरण के अंग तथा उनके कार्य। तो देखिए यहाँ से व्याकरण के अंग दिख रहे हैं, यहाँ से लिखना है आप। व्याकरण के, यहाँ लिखा है इसके 4 अंग होते हैं, तो आप लिखिएगा यहाँ से इसके की जगह व्याकरण के 4 अंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और रूप विचार, ठीक। अब इनके कार्य क्या है, तो इसके अंतर्गत जो जो है ये आपको लिखना है, ठीक है ना। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो यहाँ से लिखेंगे कि व्याकरण के 4 अंग होते हैं। फिर पॉइंट बनाएंगे। वर्ण विचार, वर्ण विचार में क्या क्या आपको जानकारी देनी है, इसके अंतर्गत जो किया जाता है ये लिखना है। इसी तरह शब्द विचार के अंतर्गत जो आता है वो लिखना है। वाक्य विचार के अंतर्गत जो आता है वो लिखना है। इसके बाद रूप विचार के अंतर्गत जो आता है उसको आपको कंप्लीट करना है। तो बच्चों, मुझे पूरी आशा है कि आपको अच्छे से आंसर समझ में आ गए होंगे और आप बहुत अच्छे से इन आंसर्स को अपनी फेयर कॉपी पर कंप्लीट करोगे। आप जैसे हिंदी 1 की कॉपी बनाई थी उसी तरह से कॉपी बना लोगे और एक पेज पहला वाला छोड़ोगे, फिर डेट डाल के, चैप्टर नेम डाल के क्वेश्चन आंसर कॉपी पर कंप्लीट करोगे, ठीक है। ये सब कॉपी पे कंप्लीट करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे या बाद में मैं आपको इस चैप्टर से संबंधित जो अभ्यास कार्य है उसकी पिक भी सेंड कर दूंगी।